नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में ना कन्फ्यूजन था कि चैप्टर सिलेबस में है कि नहीं है। बहुत सारी बुक्स में था भी नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं था, लेकिन ये चैप्टर सिलेबस में है और बहुत अच्छे तरीके से है। और आपको इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं और 8 से 10 नंबर का जो पेपर है ना इस चैप्टर में से आपको कवर होगा। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है GGCC19899, इसको प्लीज़ फॉलो कर लें जाके। आपको यहाँ पे फ़नी कंटेंट रिलेटेड टू योर कॉमर्स फील्ड और जो भी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ, एक और लास्ट चीज़, व्हाट्सएप पे ग्रुप है 9464394052, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या होती है? ठीक है, इन एन इकोनॉमी मनी फ्लोज इन सर्कल्स। मनी जो है वो सर्कल में फ्लो करता है। आपने ये बिजनेस स्टडीज़ में तो पढ़ा ही पढ़ा है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जो इनकम का जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है, वो कैसे काम करता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज टर्निंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। मेन मोटिव क्या होता है, हमारी जो सेविंग्स हैं उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। मतलब फाइनेंशियल मार्केट का यू कैन से बहुत बड़ा रोल है हमारी सेविंग्स को चैनलाइज करने का। सेविंग्स जो है हमारी, हम उनको चैनलाइज करते हैं, सेविंग्स को जो है हम कन्वर्ट करते हैं इन इन्वेस्टमेंट। एवरी बिजनेस नीड फंड्स टू गेट स्टार्टेड एंड टू रन इन द लॉन्ग रन, कि हर एक बिज़नेस को पैसा चाहिए बिज़नेस शुरू करने के लिए और लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के लिए। दीज फंड्स विल बी मेड अवेलेबल टू देम थ्रू वेरियस फंक्शंस। ये फंड्स जो हैं उनके पास अवेलेबल करवाए जाते हैं अलग अलग फंक्शंस के थ्रू। मतलब आप ये समझो कि एक पूरा सर्कल है जो काम करता है। बिजनेसमैन जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, उसके पास जो लोग गुड्स बनाते हैं, जैसे उसकी लेबर हो गई, बिजनेसमैन से पैसा उसके पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। देन वो खर्च करता है उसमें से कुछ पैसा जो है वो सेविंग करता है। अब जो सेव किया हुआ पैसा है वो क्या करेगा उसका, या तो बैंक में एफडी करवा लेगा, ठीक है, या फिर उसके बाद जो है वो शेयर मार्केट में लगा देगा, म्यूचुअल फंड्स परचेज़ कर लेगा, बॉन्ड्स परचेज़ कर लेगा। सो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पैसा घूम घुमा के कहाँ पे आ जाता है, मार्केट के अंदर। सो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आपको ये चीज़ों के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि जो हमारा पैसा है उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट्स वी थिंक अबाउट अ प्लेस टू सेल एंड बाय। मार्केट का सिंपल मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर वी कैन सेल द गुड्स एंड purchase the goods and services. However, in reality, the term has a much wider scope. असल में बात करें, असलियत क्या है कि जो मार्केट है ना उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है। मार्केट इज़ बेसिकली सम टोटल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। मतलब अगर आप बात समझें कि किसी चीज़ का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है ना वो उसकी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड किया जाता है कि उसका प्राइस क्या होगा। फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो फैसिलिटेट करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सचेंज को या सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज को। दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, जिसमें शेयर्स आ जाते हैं, जिसमें स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं या डिवेंचर्स आ जाते हैं। मतलब इसमें वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको डील किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, सो दैट बिजनेसमैन जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो इन सोर्सेज के थ्रू हाउस होल्ड से, दूसरे बिजनेस हाउसेज से, कॉर्पोरेट हाउसेज से जो पैसा है वो फेच कर सकें और उसको पैसा मिल सके जिससे वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, चेक्स हो गए। सो द प्राइसेस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज डिटर्मिन्ड बाय द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। अब इनके जो प्राइसेस, एज आई टोल्ड यू कि जो प्राइसेस हैं ना वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, ना कि एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है। जैसे मान लो बिटकॉइन जो है वो 2009 में जब स्टार्टिंग में एक यूनानिमस पर्सन जिसकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली है, 2009 में उसने 4 पैसे का 0.04 रुपीज़ का लॉन्च करा था। आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 82 लाख रुपीज़ है। क्यों? बिकॉज इसकी सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड है 2.2 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ठीक है। अब जिनके पास हैं, जिन्होंने रखे हुए हैं संभाल के, उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं बेचेंगे। तो जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो उसके रेट्स में आप ये चीज़ जो है वो देखते हैं, ठीक है। 4 पैसे से 82 लाख रुपीज़। कॉन्सेप्ट: टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रोल इन आवर इकोनॉमी, कि फाइनेंशियल मार्केट का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। ना एवरी इकोनॉमी हैज़ 2 बेसिक सेक्टर्स, हर एक इकोनॉमी के 2 सेक्टर्स होते हैं। व्हेन इट कम्स टू फंड्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, S+I जो हैं वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। सेविंग इज़ व्हाट वी रेफर व्हेन इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेव मनी, कि जब हाउस होल्ड जो है वो पैसे को बचाता है, अपनी इनकम जितनी भी उसने कमाई करी एक मंथ के अंदर, उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा के रख लेता है। अब उस हिस्से को क्या करता है, या तो शेयर खरीद लेगा या बैंक में जमा कर देगा, किसी ना किसी तरीके से वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाता है फिर से मार्केट के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सेविंग को ही चैनलाइज करने के प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नाउ द इकोनॉमी मस्ट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी जो है ना वो एक लिंक प्रोवाइड करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। वन ऑब्वियस वे टू कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट इज वाया बैंक्स, एक सिस्टम ये है कि जिसमें हम अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, FD करवा ली, बैंक में पैसा जमा कर दिया। ऑल्टरनेटिवली सेविंग्स कैन बी टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम वाया नहीं जाते हैं बैंक्स के, हम सीधा ही फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब हम किसी भी तरीके से यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर्स परचेज कर लेते हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं, जिससे होगा क्या कि हम डायरेक्ट इस मार्केट में आ जाएंगे। हाउस होल्ड विल यूज़ देयर सेविंग्स टू बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हाउस होल्ड्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या कमोडिटीज़ जो हैं जैसे कि शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग का। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसी पूरे प्रोसेस को फाइनेंशियल मार्केट का नाम दिया जाता है, ठीक। दिस वे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एन एलोकेटिव फंक्शन। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या करती है, एक एलोकेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है, और जो लोगों के पास आइडल फंड पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, उस पैसे को जो है वो चैनलाइज भी करा जाता है टू बी पुट टू मोर प्रोडक्टिव यूज़, ताकि उन पैसों का ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ हो सके। जैसे मान लो मेरे घर पे 50 लाख रुपए पड़ा, वो पड़ा है, ठीक है, वो 50 का 60 नहीं होगा, 50 का 51 नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लेके ही नहीं आ रहा, घर पे पड़ा हुआ, दैट इज़ इट, ठीक है। टिल द टाइम उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा जाएगा, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा। सो व्हेन द एलोकेशन ऑफ फंड इज़ डन वेल, देयर आर सम एडिड बेनिफिट्स लाइक द रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर सेविंग्स विल बी हायर फॉर हाउस होल्डर्स। जो रेट ऑफ रिटर्न है सेविंग्स के ऊपर वो ज़्यादा होती है हाउस होल्डर्स के लिए देन व्हाट अ बैंक ऑफर्स, ठीक है। बैंक जितना ऑफर करता है ना, अब मान लो बैंक जो है वो FD के ऊपर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इन्फ्लेशन ही 8% हो जाए, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने क्या कमाया? आपकी तो जेब से 1% जेब से चला गया, ऊपर से आपने 1 साल पूरा पैसा ब्लॉक भी रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक अच्छा प्रूडेंट इन्वेस्टर ही समझ सकता है, सारे के सारे चीज़ों को कैलकुलेट करता है, उसके बाद जो है वो डिसीजन लेते हैं। देन द रिसोर्सेज विल बी इन्वेस्टेड इन फर्म्स दैट हैव हाई प्रोडक्टिविटी। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सारी चेक फंडामेंटल्स जो है वो चेक करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, उस कंपनी की PE रेशो क्या है, उस कंपनी के पास रिकॉर्ड्स क्या हैं, डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, कंपनी ने कितना कर्जा जो है वो मार्केट से लिया हुआ है, कंपनी ने कितना पे कर दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिपेंड करती हैं कि वो कंपनी जो है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक। एंड शो ग्रेट प्रॉमिस इन द इकोनॉमी, कि जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं, क्या वो कंपनी आपको वो बेनिफिट्स, वो लुक्रेटिव बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी, कर पाएगी या नहीं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहला पॉइंट, मोबिलाइजिंग फंड्स। एक अच्छी इकॉनमी, एक सक्सेसफुल इकॉनमी होती है ना, जो मनी शुड नेवर सिट आइडल, उस इकॉनमी में पैसा कभी भी, सरप्लस पैसा कभी भी खाली नहीं पड़ा रहता, उसको प्रोडक्टिव यूजेस में लेके आया जाता है। इन्वेस्टर्स दैट हैव सेविंग्स मस्ट बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास सेविंग्स होती हैं जो कि लिंक्ड होती हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। अब जिन कंपनीज़ को पैसा चाहिए
वो कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती हैं थ्रू वेरियस चैनल्स, उसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट विल इनेबल दिस ट्रांजैक्शन वेयर इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, जहाँ पे इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस एंड रिस्क असेसमेंट, कि क्या उनकी चॉइसेस होंगी, क्या रिस्क असेसमेंट है। मतलब हर एक इन्वेस्टर जो है ना वो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरा जो है वो पैसा डूब जाए। अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई है कि जो सेंसेक्स है वो क्रैश हो गया 1000 पॉइंट्स से, ठीक है। तो आप सोचो कितनी बड़ी गिरावट आई है आज, क्या रीज़न है अभी मैंने देखा नहीं क्यों ऐसा हुआ, बट 1000 पॉइंट से गिर गया। तो अब जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी होगी वो तो अच्छे खासे मुनाफे में होंगे, लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग परचेज़ करा होगा तो वो बेचारे फंस गए होंगे, या जो स्पॉट ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने गलत कैलकुलेट कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, आपको रिस्क के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। दूसरा है प्राइस डिटर्मिनेशन। द फाइनेंशियल कमोडिटीज़ ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल कमोडिटीज़ हैं ना उनको फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। गेट द प्राइसेस फ्रॉम रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट की डिमांड और सप्लाई। द इन्वेस्टर्स और द हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स। जो हाउस इन्वेस्टर्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो बेसिकली सप्लायर्स होते हैं इन फंड्स के। एंड द इंडस्ट्रीज आर द वंस डिमांडिंग दैम, और इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो डिमांड करती हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड अदर मार्केट फैक्टर्स विल हेल्प डिटर्मिन द प्राइसेस। कि जो इंटरेक्शन है ना मार्केट के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, वो हेल्प करता है प्राइस को डिटर्मिन करने में। मतलब इन नटशेल मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई होती है ना वो ही डिसाइड करती है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो क्या होगा या क्या होने वाला है, ठीक है। थर्ड, लिक्विडिटी। द इंस्ट्रूमेंट्स सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट टेंड टू हैव हाई लिक्विडिटी। जो इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट में बेचे जाते हैं ना टू हैव हाई लिक्विडिटी, उनकी जो लिक्विडिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल कमोडिटीज़। अच्छा, लिक्विडिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आपके पास शेयर्स हैं, वो रेडिली अवेलेबल हैं कि आप उनको बेच के इमीडिएटली जो है वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए साथ के साथ जो है वो आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। और आप उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं। मतलब जिनको ऐसा होता है कि हमने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट नहीं रखना है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस, जल्दी से जल्दी रिटर्न बनाएंगे 15 से 20% की या 10 से 20% की, और रिटर्न प्रॉफिट निकाल के जो है वो मार्केट से निकल जाएंगे। देन ईजी एक्सेस। बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रीज चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टर्स चाहिए, ठीक है। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दोनों को, वे बोथ द बायर्स एंड सेलर्स कैन फाइंड ईच अदर, जहाँ पे दोनों बायर और सेलर जो है एक दूसरे को मिल सकें, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और ट्रांजैक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम, विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी, विदाउट स्पेंडिंग टू मच एफर्ट। ना तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, ना ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़े, और ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगे, ठीक है जी। तो बेसिक था एक क्वेश्चन इसके ही बेसिस पे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कॉम्पीटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या ये सही है? येस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड हाउस होल्ड्स विद एन ऑप्शन ऑन व्हाट टू डू विद देयर सेविंग्स। चाहे बैंक्स की बात कर लो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर लो, दोनों ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो अपनी सेविंग्स को चैनलाइज कर सके प्रॉफिटेबल सोर्सेज में। दे कैन डिपॉजिट द मनी इन अ बैंक, वो बैंक में जमा करवा सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं सीधा डायरेक्टली। बोथ विल अल्टीमेट लीड टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। दोनों में बेसिकली होता क्या है? फंड्स की एलोकेशन। बट दीज टू आर द मेजर कंपीटिंग मैकेनिज्म्स थ्रू विच दैट हैपन्स। मतलब ये दोनों जो हैं मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंपीटिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिनके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है, हमारी मार्केट चल रही है, हमारी जो कमोडिटी मार्केट है या सिक्योरिटी मार्केट है, वो सारा कुछ इनके बेसिस पे चल रहा है,
ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज़ मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है, मैं इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है। मतलब इन डॉक्यूमेंट्स की जो, या इंस्ट्रूमेंट्स की जो वो मियाद होती है ना, एक्सपायरी होती है, वो 24 आवर्स से लेके 1 ईयर तक होती है। 24 घंटे से लेके 1 साल तक के इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। मतलब अगर आपने स्कैम 1992 देखी हो तो हर्षद मेहता का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मनी मार्केट जो है ना, वो एक ऐसी मार्केट है जो पूरे इंडिया के पैसे की जो प्यास है ना, उसको बुझा सकती है। इतना पैसा है मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट से कई गुना ज़्यादा पैसा मनी मार्केट के अंदर है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, वो कहते हैं कि हमें लंबे चक्रों में पड़ना ही नहीं है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी ड्यूरेशन 24 घंटे से लेके 1 साल तक की होती है, उनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मनी मार्केट जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो है वो तो 1 साल से बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ पे ट्रेड किया जाता है, और उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, उसको कौन चलाता है, सेबी चलाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट व्हाट अबाउट मनी मार्केट? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल करता है अपने हिसाब से। ठीक है, कब पैसे के फ़्लो को कम करना है, कब पैसे के फ़्लो को बढ़ाना है, ये सारा काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, कंसिडरिंग लिक्विडिटी की बिजनेस मार्केट के अंदर जो है वो लिक्विडिटी का क्या सिस्टम रखना है, कम रखना है कि ज़्यादा रखना है। सो समटाइम्स बिजनेस नीड फंड्स फॉर द डेली फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ और सम स्पेशल पर्पस और प्रोजेक्ट। द फंड्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, जो फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। दिस इज़ वेयर द मनी मार्केट कम्स इन टू प्ले। यहीं पे जो मनी मार्केट है वो आती है। द इंडियन मनी मार्केट स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड 3 decades अगो एंड टुडे इज स्टेबल एंड फ्लरिशिंग। जो इंडियन मनी मार्केट है ना, वो डेवलप हो रही है अराउंड 3 decades अगो, 30 साल पहले, एंड टुडे इज़ स्टेबल एंड फ्लरिशिंग। ठीक है, हर्षद मेहता का टाइम याद कर लो, 35 साल ही हुए हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी टाइम से जो है ये मार्केट फ्लरिश होना शुरू हुई। अब आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो स्टेबल हो चुकी है। लेट अस डिस्कस फर्दर मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज़ वन ऑफ द 2 मेन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के 2 ही सेगमेंट्स हैं, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो है वो एक सेगमेंट है जो 2 सेगमेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में। इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स इन द इकोनॉमी। मतलब ये सेम ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फंड्स को मोबिलाइज करने में इन द इकोनॉमी। However, the one main factor of the money market is that it exclusively trades in financial instruments and commodities that have a term of less than 1 year. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि यहाँ पे वही इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जिनका ड्यूरेशन जो है वो या तो 1 साल मैक्सिमम या उससे कम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। सो द मनी मार्केट डील्स इन लो रिस्क जनरली अनसिक्योर्ड, कि मनी मार्केट डील करता है लो रिस्क में। वैसे तो ये अनसिक्योर्ड होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर कैश सिंस दे आर एक्सट्रीमली लिक्विड। ये कैश का सबसे क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आप इनको किसी भी टाइम बेच के मार्केट में से कैश को विड्रॉ करवा सकते हैं, कैश को निकलवा सकते हैं। इतने ज़्यादा लिक्विड होते हैं, दैट इज़ कैन बी कन्वर्टेड टू कैश ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस। जैसे मान लो मेरे पास NHPC कंपनी के 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने इन 1000 शेयर्स को 50 रुपये के रेट पे परचेज़ किया, ये 50,000 की अमाउंट हो गई। विद इन 3 मंथ्स मेरे यही 1000 शेयर्स जो है वो 90 पे टच कर गए 3 महीने के अंदर, तो मैंने बेच लिए, आई सोल्ड। जैसे ही बेचे विद इन 24 आवर्स जो हैं वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ इमीडिएटली। मतलब 24 घंटे का टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद ये पैसा जो है इसको मैं कभी भी अपने अकाउंट में ले सकता हूँ एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। ठीक है, तो इतना लिक्विड होता है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आप उनको किसी भी टाइम पे बेच के पैसा मार्केट से लेके निकल सकते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल मार्केट। अब फिजिकल मार्केट तो है नहीं, तो मनी मार्केट इज़ इंटेंजिबल। मनी मार्केट जो होती है ना वो इंटेंजिबल होती है। मोस्ट ट्रांजेक्शन हैपन ऑनलाइन वाया द फोन टेलीफोन। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन टेलीफोन के थ्रू ही होती है। द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एट रीजनेबल रेट्स। थोड़े टाइम के लिए पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट्स को इन द नीड, जो पैसे के लिए जिनको पैसा रिक्वायर्ड होता है। सो लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सबसे पहले है ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स जो हैं
ये और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 25,000 के मल्टीपल में ही इशू हो सकते हैं। मतलब आप 25,000 के मल्टीपल में ही इनको बाय कर सकते हैं। जैसे मान लो 25,000 का एक, आपके पास 40,000 हैं, तो आप दो नहीं परचेज़ कर सकते ट्रेजरी बिल, आप एक ही करेंगे। इधर यू हैव टू ऐड 10,000 और एल्स 25,000 का एक आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 50,000 जो हैं वो परचेज़ मतलब खर्च करने पड़ेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट, दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दैट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। दीज बिल्स आर इशूड व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इन बिल्स को इशू किया जाता है जब मार्केट में पैसे की शॉर्टेज होती है, और व्हेन द आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द कैश लिक्विडिटी इन द मार्केट। और जब आरबीआई चाहे कि कैश की जो लिक्विडिटी है ना उसको कंट्रोल करना है मार्केट के अंदर, कि पैसे को खींचना है, अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो आरबीआई क्या करती है? ट्रेजरी बिल इशू कर देती है। द मैच्योरिटी ऑफ सच बिल्स ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स और इज़ ऑलवेज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड जो है वो 182 डेज़ का भी होता है, 81 डेज़ का भी होता है, ठीक है, और 364 डेज़ का भी होता है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन हो गई इनकी। दे आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं और बहुत ही कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट। नॉर्मली इन ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है डिस्काउंट पर। मान लो 25,000 का एक ट्रेजरी बिल, मुझे 20% के डिस्काउंट, 20 तो चलो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 15% के डिस्काउंट पे जो है ये मेरे को इशू होगा। तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 3375। अब मेरे को जो पहला मेरा ट्रेजरी बिल है वो कितनी अमाउंट पे मिलेगा? मैं अगर इसमें से 3375 माइनस कर दूं तो ये आएगा 9 - 7 2, 9 - 3 6, 4 - 3 में ये आ जाएगा 21,625। तो मेरे को 21,625 रुपीज़ पे करने पड़े एक ट्रेजरी बिल के। लेकिन जब ये मेच्योर होंगे आफ्टर 364 डेज़ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? पूरे का पूरा 25,000। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, इसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको ऐसा रिटर्न नहीं देती है, आपको वो डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं, और उसके बाद आपको जो रीपेमेंट है ना वो पूरी की पूरी अमाउंट जितना आपको बोला गया है उतना ही अमाउंट जो है वो आपको पे किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, अ ट्रेजरी बिल ऑफ 108 डेज फेस वैल्यू ऑफ ₹50,000 विल बी इशूड एट 45,000 रुपीज़। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब तो ये 45,000 का अमाउंट है, ये इन्होंने साथ में इसका स्पेसिमन भी अटैच करा हुआ है। अब 45,000 का जो अमाउंट है ना, इस पर आपको 5,000 का डिस्काउंट मिला है। आपको जो रीपेमेंट होगी ना वो 50,000 ही होगी। जो डिफरेंस है 5,000 का वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। एज आई टोल्ड यू कि ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो 25,000 के मल्टीपल में ही इशू करे जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारा सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी हुई है, बॉन्ड्स हैं 100 रुपीज़ का, एफिडेविट लगा हुआ, तो ये इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज़ ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं बायर को कि तेरे को इतना पैसा जो है इतने टाइम पीरियड के बाद वापस करा जाएगा। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म अनइंश्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। अनइंश्योर्ड कह लो या अनसिक्योर्ड कह लो, एक ही बात है। लेकिन कमर्शियल पेपर जो है ना, ये सिर्फ वही कंपनीज इशू कर सकती हैं जिन कंपनीज़ का नाम, जिन कंपनीज़ की रेप्यूटेशन जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये कंपनीज़ जो हैं हल्की कंपनीज़ जिनकी रेपुटेशन मार्केट में जा चुकी है या जा रही है, या रेपुटेशन इतनी बनी ही नहीं है, तो वो कंपनीज़ कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती हैं, लेकिन लोग परचेज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, टाटा कंपनी, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, अडानी ग्रुप है, उसके बाद वेदांता है, उसके बाद बजाज है, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन कैरी करती हैं। तो ये कंपनीज़ जो हैं वो इशू कर सकती हैं, हाँ, जितने भी ये कमर्शियल पेपर्स हैं। सो दीज आर जनरली इशूड बाय लार्ज कंपनीज एंड कॉरपोरेशन इन अ नीड ऑफ क्विक शॉर्ट टर्म लोन्स, कि थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, ये कंपनीज जो हैं जल्दी से जल्दी इनको इशू कर देती हैं। द फंड्स कुड बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये पैसा चाहिए होता है बेसिकली टू केटर द नीड्स फॉर वर्किंग कैपिटल और सम सीजनल चेंजेस टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कई बार शेयर्स को इशू करने के टाइम पे भी बहुत खर्चा हो जाता है। कंपनी सोचती है कि यार शेयर इशू करेंगे, पैसा आएगा, उस पैसे से जो है इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, सो कमर्शियल पेपर्स हैव द मैच्योरिटी डेट ऑफ 15 days to 1 year। कमर्शियल पेपर 15 दिन से पहले, 1 साल के बाद
नहीं चलता, ठीक है, 15 दिन से 1 साल के अंदर अंदर का इसका टाइम पीरियड होता है। दे आर ऑल्सो इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, अगेन डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और पार वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वो बोलते हैं कि 1 साल और रहने दो इन्वेस्टेड, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमारे को इसके बदले में क्या दिया जाएगा, तो अगेन आपको इसको मतलब इसके अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो भी हो सकती है। सो दे आर हाईली लिक्विड एंड ईजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। हाईली लिक्विड हैं, ईजिली ट्रांसफरेबल हैं, आप किसी के नाम पे भी जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत आसानी से। देन कमर्शियल बिल, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला बिल है, ठीक है। इसेंशियली बिल ऑफ एक्सचेंज इन अ क्रेडिट सेल द सेलर विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बायर। सेलर जो है ना बायर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, कमर्शियल बिल जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। द बायर ऑफ द गुड्स विल एक्सेप्ट सच बिल, जो बायर होता है ना गुड्स का वो इस बिल को एक्सेप्ट करता है। एंड द बिल बिकम्स ए ट्रेड बिल, जो बिल है वो ट्रेड बिल बन जाता है। वट विच इज़ अ मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एक मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। द सेलर कैन देन गो टू हिज बैंक एंड गेट द बिल डिस्काउंटेड, सेलर जो है वो कभी भी बैंक के पास जाके इस बिल के अगेंस्ट पैसा निकाल सकता है। हेयर द बैंक विल प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इफ द बायर इज़ अनेबल टू डू सो, कि जो बैंक है ना वो प्रॉमिस करता है कि अगर बायर पैसा नहीं पे करेगा तो बैंक पे करेगा बायर के बिहाफ पे। एंड दिस वे अ ट्रेड बिल बिकम्स अ कमर्शियल बिल, ठीक है जी। तो एक ट्रेड बिल जो है ना वो क्या बन जाता है, कमर्शियल बिल, क्यों, क्योंकि हमें बैंक से जो है वो सीधा सीधा पैसा जो है वो मिल गया। द जनरल टर्म फॉर बिल सच बिल इज़ 30, 60 और 90 डेज, 90 दिन मैक्सिमम होते हैं। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर नेगोशिएट किया जा सकता है, इसीलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एंड इज़ सेल्फ लिक्विडेटिंग, ये अपने आप ही लिक्विडेट जो है वो हो जाता है एट द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद इसको होल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक। देन कॉल मनी, एट टाइम्स इवन बैंक्स में नीड हेल्प विद मेंटेनिंग देयर फंड्स, कई बार बैंक को भी हेल्प चाहिए होती है अपने फंड्स को मेंटेन करने के लिए। एट सच टाइम्स दे लीन ऑन अदर कमर्शियल बैंक्स, वो दूसरे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। सच एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज़ नोन एज कॉल मनी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले रही है, ठीक है, उसको कॉल मनी कहते हैं। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट दिस इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हैज़ नो मैच्योरिटी डेट, इसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये ऑन डिमांड जो है वो पेबल होते हैं। मोस्टली बैंक्स डिपेंड ऑन कॉल मनी टू मेंटेन देयर कैश लिक्विडिटी, मोस्टली जो है बैंक्स डिपेंड करते हैं कॉल मनी के ऊपर ताकि अपनी कैश लिक्विडिटी रेशो जो है उसको मेंटेन करा जा सके एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ गाइडलाइंस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी इज़ नोन एज कॉल रेट्स, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, कॉल रेट्स। Certificates of deposits, these are money market instruments issued only by commercial banks, बेसिकली ये कमर्शियल बैंक्स ही इशू कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इशू कर सकते हैं जो बैंक्स नहीं हैं, जिनको हम बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये बेसिकली वो बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसा तो प्रोवाइड करते हैं, मतलब मनी में डील तो कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं है, ठीक है, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, लेकिन ये इनको गवर्न कौन करता है, अगेन आरबीआई। दे आर लाइक प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट्स की तरह ही होते हैं, बट कैन ऑल्सो भी इशूड इन अ डीमैट फॉर्म। डीमैट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आजकल वो चल रहे हैं ना बहुत सारे ऐप्स जो आपको विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं या पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। सो देयर मेचोरिटी इज़ बिटवीन 7 days टू अ ईयर, मेचोरिटी जो है इनकी 7 दिन से 1 साल की होती है जब बैंक्स इशू करते हैं, और जब बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है इनकी मेचोरिटी जो है वो 1 साल से 3 साल के बीच के अंदर का टाइम पीरियड जो है वो रहता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं और इनको जब वापस किया जाता है तो पार वैल्यू पे किया जाता है। पार वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद जो वैल्यू आती है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बायर के लिए इनकम, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिटर्न होती है ना देम इज डिफरेंस बिटवीन द सेड इशू प्राइस एंड देयर हायर फेस वैल्यू। दे आर इशूड ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ 1 lakhs, ठीक है, ये 1 लाख के मल्टीपल में ही इशू हो सकते हैं। दे आर ईजिली ट्रांसफरेबल एंड हाईली लिक्विड, इनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन, टी बिल ट्रेजरी बिल्स इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस,
शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म लोन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन अ ईयर। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से कम के टाइम की होती है। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तो था मनी मार्केट का। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। सो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? सो वी सॉ हाउ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज रेज शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू द मनी मार्केट, कि जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं ना, वो शॉर्ट टर्म फंड्स जो है मनी मार्केट के थ्रू रेज करती हैं। लेकिन जब फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो कैपिटल मार्केट जो है वो पिक्चर में आती है। दो तरह की कैपिटल मार्केट में टाइप्स होती है मार्केट की। वन इज प्राइमरी मार्केट, द अदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं आपको बड़े सिंपल से लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, इसको बाद में समझते हैं, पहले मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जब भी कंपनी या कोई इंडस्ट्री शेयर इशू करती है ना, या कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री पब्लिक के साथ सिर्फ एक ही बार डील करती है स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, कि पब्लिक के साथ जो है सिर्फ एक ही बार एक कनेक्शन होता है कंपनी का, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, हम बीइंग अ शेयर होल्डर सिर्फ एक ही बार कंपनी से शेयर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जब शेयर ओपन मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद कंपनी साइड पे हो जाती है, कंपनी बीच में से निकल जाती है, और जो शेयर्स की डीलिंग होती है वो बायर और सेलर्स के बीच में होती है ओपन मार्केट। तो जब शेयर कंपनी सबसे पहली बार इशू करती है उसको बोला जाता है आईपीओ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसमें कंपनी का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है? पब्लिक के साथ। तो पब्लिक जो है सिर्फ एक ही बार जो है कंपनी के साथ कांटेक्ट करती है, इन टच आती है। उसके बाद फिर जो है जब प्रोडक्ट सेकेंडरी मार्केट में आ गया, कंपनी का स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में आ गया, उसके बाद जो है कंपनी इज़ रूल्ड आउट, और उसके बाद जो है वो फिर बायर और सेलर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनकी हेल्प कौन करता है? बीच में ब्रोकर। अब यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ मार्केट वेयर फ्रेश शेयर्स आर इशूड। फ्रेश शेयर्स का मतलब होता है कि जो शेयर्स आज तक इशू नहीं करे गए हैं, फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू होंगे वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में ही होते हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो शेयर्स है ना वो इशू करे जाते हैं, मतलब इशू नहीं करे जाते, शेयर्स ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कंपनी ने शेयर इशू कर दिया प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद अल्टीमेटली जो शेयर्स है ना वो सेकेंडरी मार्केट में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि शेयर्स की लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में टोटल जो है वो 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से लुधियाना की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बंद हो गई है आई गेस, तो अब 23 हैं शायद। मेरे को लुधियाना की स्टॉक एक्सचेंज वैसे बंद हो गई है। ठीक है, तो 21 + 2 है, जो 2 है वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडियाज़ है, और उसके अलावा बाकी जो है वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बीएससी और एनएससी ही हैं। अब यहाँ पे शेयर्स की लिस्टिंग होती है प्राइमरी मार्केट में, जब कंपनी शेयर इशू कर देती है, किसको किसको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके नाम पे, फिर उसके बाद शेयर्स की जो लिस्टिंग है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में हो जाती है। तो इसका मतलब शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ गया। अगर मेरे को शेयर्स अलॉट हुए, मैं उन शेयर्स को बेच के सेकेंडरी मार्केट में अपना मुनाफा निकाल के निकल जाऊंगा। तो अगर मैं बेचूंगा तो कोई ख़रीदने वाला भी बैठा होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर्स रेडी रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बायर सेलर्स जो हैं वो रेडी नहीं होते, तो ब्रोकर जो है बाय कर लेता है, या ब्रोकर के पास पुराना माल पड़ा होता है, स्टॉक पड़े होते हैं, तो वो पुराने स्टॉक्स बेच देते हैं। तो मतलब सिंपल भाषा में कहने का ये कि ब्रोकर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं बायर और सेलर्स को मिलाने में आपस में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मार्केट जो है ये ओपन मार्केट होती है। यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं।
यहाँ पे जो है ना शेयर्स की खरीद बेच होती है, बायर्स और सेलर्स जो है वो आपस में करते हैं, कंपनी का इसमें अब कोई रोल जो है वो नहीं रह जाता। तो मतलब इसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी यू कैन फाइंड बोथ द मार्केट्स। देन कैपिटल मार्केट, so there are broadly two types of financial markets in an economy: capital market, money market. Now capital market deals in financial instruments and commodities that are long term securities. कि कैपिटल मार्केट जो है वो डील करती है उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या कमोडिटीज़ के साथ जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। दे हैव मेचोरिटी ऑफ एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, इनकी मेचोरिटी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की होती है। कैपिटल मार्केट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द मनी मार्केट डज, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द सेविंग्स मतलब इन्वेस्टर्स एंड द वेल्थ क्रिएटर्स, और जो वेल्थ बना रहे हैं। मतलब कैपिटल मार्केट ऑल्सो परफॉर्म्स द सेम फंक्शन लाइक कैपिटल मनी मार्केट डज, कि जो मनी मार्केट में चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट वही कैपिटल मार्केट में होती हैं, बस टाइम पीरियड का जो फ़र्क है वो जो है वो यहाँ पे रहता है। मतलब यू कैन फाइंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। द फंड्स विल बी यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, जो फंड्स हैं वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाया जाता है और वेल्थ को क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन। ठीक, one of the important functions of the capital markets is to provide ease of transactions for both the investors and the companies, कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ना एक बहुत ही इजी सा जो है वो सिस्टम बनाया जाता है, जैसे मतलब किसी भी पार्टी को, बाइंग और सेलिंग पार्टी को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बोथ पार्टीज शुड बी एबल टू फाइंड ईच अदर विद ईज, दोनों पार्टीज जो है ना वो शुड बी एबल टू फाइंड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फाइंड आउट कर लेती हैं विद ईज, एंड लीगल आस्पेक्ट ऑफ थिंग्स शुड गो स्मूथली, और जो लीगल आस्पेक्ट्स है ना चीज़ों का वो बहुत सिंपल तरीके से, स्मूथ तरीके से चलता है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द मेजर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब जो मेजर टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट्स हैं वो इन्होंने प्राइमरी मार्केट का, हाँ प्राइमरी मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इज द प्राइमरी मार्केट। इट इज़ व्हाट वी कॉल द न्यू इशू मार्केट, सबसे पहले शेयर इशू होते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़, नई सिक्योरिटीज़ जो हैं यहाँ पे डील करी जाती हैं। दैट इज सिक्योरिटीज़ दैट आर इशूड टू इन्वेस्टर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ जो हैं इन्वेस्टर्स को इशू करी जाती हैं वो प्राइमरी मार्केट में होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहला फंक्शन कैपिटल मार्केट का और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट का क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का, फॉर द लाइक्स ऑफ द कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, किन के लिए, कंपनीज के लिए, सरकार के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर सेविंग्स एंड एक्स्ट्रा फंड्स इन कंपनीज स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स और एंटरप्राइजेस लुकिंग टू एक्सपैंड देयर कंपनीज। ठीक है, एक्स्ट्रा फंड्स जो कंपनीज को चाहिए होते हैं ना कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब पूरा कर सकें, एंटरप्राइजेस जो बिज़नेस को या कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए बनाई गई हैं, मतलब एक्सपैंड करना चाहती हैं खुद के जो बिजनेस एम्पायर्स हैं, उसके लिए कंपनीज को पैसा चाहिए होता है। सो द कंपनीज रेज मनी इन द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज करा जाता है थ्रू सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर्स एट्सेट्रा। लेट अस टेक अ लुक at the various methods of how new securities are floated in the प्राइमरी मार्केट। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनीज क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, मतलब प्रोस्पेक्टस जो है ना एक पब्लिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पब्लिक में ही इशू करा जाता है सो दैट पैसा रेज किया जा सके। ये ऑलमोस्ट मतलब इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट यूज मेथड इन द प्राइमरी मार्केट टू रेज फंड्स। प्राइमरी मार्केट में भी ये मतलब यूज़ किया जाने वाला एक मेथड है पैसा रेज करने के लिए। या द कंपनी इन्वाइट्स द इन्वेस्टर्स, जनरल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी वाया एन एडवर्टिजमेंट ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी ऐड देती है, उसके थ्रू जो है वो कंपनी के शेयर्स को बेचने में capable होते हैं। So after the prospectus is issued, the public subscribes to shares, debentures. As per the response, shares are allotted to the public. If the subscriptions are very high, allotment will be done on lottery और pro rata basis. ये आप लोगों ने शेयर कैपिटल में भी करा होगा कि जब शेयर्स की सब्सक्रिप्शन ओवर
सब्सक्राइब हो जाती है तो उस केस में अलॉटमेंट जो है ना वो लॉटरी बेसिस पे जो है वो करी जाती है या प्रोराटा बेसिस पे जो है वो कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। नंबर 2 इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेटली किसी को इशू कर देती है, मतलब कंपनी पब्लिक में नहीं जाती, कंपनी जो है ना वो प्राइवेटली शेयर्स को प्लेस करती है थ्रू देयर सो मैनी इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑफर्स कई बार ऐसा होता है ना, बहुत महंगा सौदा होता है, बहुत सारा खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाओ, ये करो वो करो, सो देयर आर सो मैनी टास्क, सो मैनी अमाउंट, मतलब बिग अमाउंट इज इन्वॉल्व इन दिस, सो दिस द इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ IPOs टेंड टू बी वेरी हाई। जो इंसिडेंटल कॉस्ट होती है ना IPOs की, वो बहुत ज़्यादा होती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत करनी पड़ती है। दिस इज वाई सम कंपनीज प्रेफर नॉट टू गो डाउन दिस रूट, दे ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ सिलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स को इशू कर देती हैं। देन राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो कंपनी नए शेयर इशू करने जा रही है, तो कंपनी के जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो पुराने शेयर होल्डर्स जिनको हम जो कंपनी के शेयर्स पहले से ही होल्ड करके रख रहे हैं, उनके पास एक प्री एम्पटिव राइट होता है। जैसे होता है ना कि यार मैं पुराना हूँ, मेरे को पहले हक है कंपनी के हर एक प्रोजेक्ट में, ठीक है, कि कंपनी सबसे पहले मुझे पूछेगी, उसके बाद अगर मैं मना करूँगा तो कंपनी जो है विल गो फर्दर, कंपनी विल गो आउटसाइड टू रेज द फंड्स बाय इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक। बट उनको इशू करने से पहले कंपनी विल आस्क मी वेदर इफ आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और जस्ट वॉन्ट टू लेट इट गो, कि यार चल कोई नहीं, कंपनी को बाहर वाले लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो कंपनी जो है राइट इशू भी करती हैं। एडिशनल फंड्स कंपनी को चाहिए होती हैं, दे फर्स्ट टर्न टू द करंट इन्वेस्टर्स, कि जो कंपनी के करंट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कंपनी पहले उनके पास जाती है। सो द करंट शेयर होल्डर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटीज टू फर्दर इन्वेस्ट इन द कंपनी, कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्दर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इन्वेस्ट करें। दे आर गिवन द राइट टू बाय न्यू शेयर्स बिफोर द पब्लिक इज ऑफर्ड द चांस, कि पब्लिक को ऑफर करने से पहले शेयर्स पुराने शेयर होल्डर्स को ही पूछे जाते हैं कि आप खरीदना चाहते हैं। दिस अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर इज डन ऑन प्रो रेटा बेसिस। इफ द शेयर होल्डर्स चूजेस टू एग्जीक्यूट हिज राइट एंड बाय द शेयर्स, he will be allotted the new shares. However, if the shareholders chooses to let go on his right issue, then these shares can be offered to the public, ठीक है। उसके बाद जो शेयर्स हैं वो पब्लिक में ऑफर कर दिए जाते हैं। EIPOs आपको पता ही, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आजकल तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन चलता है, तो ये जो ऊपर IPO पढ़ के आए हैं सेम टू सेम वही चीज़ है। देन सेकेंडरी मार्केट। आफ्टर द प्राइमरी मार्केट इज द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, दिस इज मोर कॉमनली नोन एज स्टॉक मार्केट। ये हम पता ही है कि जो हमारे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो कहाँ पे है, दलाल स्ट्रीट, मुंबई, ठीक है। अब इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। हियर द सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बिल्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन सच मार्केट। The main point of difference between the primary and secondary market is that in the primary market only new securities, मैंने आपको ऊपर बोला ना कि जो सबसे पहले नंबर पे कंपनी शेयर इशू करती है ना, जिनको हम फ्रेश शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है, जो फ्रेश इशू होती है, उनको प्राइमरी मार्केट में ही इशू करा जा सकता है, ठीक है। Whereas in the secondary market the trading is for already existing securities, कि जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना, उनकी ट्रेडिंग जो है वो सेकेंडरी मार्केट में करी जाती है। देयर इज़ नो फ्रेश इशू इन द सेकेंडरी मार्केट, फ्रेश इशू नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में कभी भी। सो द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन ए हाईली रेगुलराइज्ड एंड लीगलाइज्ड मार्केट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर रेगुलराइज तरीके से जो है चीज़ों को डील किया जाता है। दिस इंश्योर्स दैट द इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड विदाउट द फियर ऑफ बीइंग चीटेड, कि इन्वेस्टर्स को किसी एक तरीके का डर नहीं होता कि यार हमारे साथ धोखा किया जा सकता है, दैट वी आर जस्ट गेटिंग फूल्ड बाय समवन, ऐसा नहीं होता। सो इन द लास्ट डेकेड और सो, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इन इंडिया हैज़ सीन ए ग्रेट बूम। कोविड के टाइम पे जो है ना,
इंडिया की स्टॉक मार्केट 1/3 रह गई थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से रिकवरी करी कोविड के बाद, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है वापस से। निफ्टी वॉज 7500, नाउ डेज निफ्टी जो है वो 30,000 के आसपास है, आई गेस 25-26 हज़ार के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं काफ़ी टाइम से। बट पॉइंट इज़ कि जो पिछले 10 साल की अगर बात करी जाए तो हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट ने, कैपिटल मार्केट ने बहुत ज़्यादा बड़ा बूम दिखाया। क्वेश्चन, द सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ट्रू और फॉल्स? सेकेंडरी मार्केट कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। इट इज़ द प्राइमरी कैपिटल मार्केट दैट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन बाय रेजिंग फंड्स। द सेकेंडरी मार्केट विल प्रमोट लिक्विडिटी, जो सेकेंडरी मार्केट है वो लिक्विडिटी को प्रमोट करती है, डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। दिस विल इंश्योर द फंड्स आर डाइवर्टेड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्शंस। ये इंश्योर करा जाता है कि जो पैसा है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सोर्सेज में इन्वेस्ट हो। अगर ऐसा नहीं होता तो चीज़ें जो है ना फिर मतलब एक अलग ही ट्रैक पे चली जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता ही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे इंडिया की दो स्टॉक एक्सचेंजेस बड़ी वाली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज भी है। 1875 was the year when this stock exchange has been launched। ठीक है, आज़ादी से बहुत पहले की 75 ईयर्स पुरानी, इंडिपेंडेंस से 75 ईयर्स पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन जब टाइम चेंज हुआ 2009 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सिस्टम शुरू किया गया, बोल्ट। बोल्ट का मतलब क्या है? बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मतलब सारी की सारी ऑनलाइन कर दी गई। ठीक है, सारा सिस्टम चेंज हो गया एंड थिंग्स लाइक सारा कुछ डीमटेरियलाइज कर दिया गया, डीमैट हो गया सारा सिस्टम। तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम क्या होता है? जो स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे उनकी खरीद बेच होती है। खरीदने वाले अलग लोग होते हैं, बेचने वाले अलग लोग होते हैं, दोनों को आपस में मिलाया जाता है ब्रोकर्स के थ्रू, और उसके बाद ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वे शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एट्सेट्रा ट्रेडेड। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रेड किए जाते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीटिंग प्लेस वे फॉर बायर्स एंड सेलर्स, दीज कैन बी ब्रोकर्स, एजेंट्स, इंडिविजुअल्स। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। इन इंडिया द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इज बॉम्बे स्टॉक, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देर आर टोटल ऑफ 21 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, एज आई टोल्ड यू 21 + 2। ठीक है, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे लुधियाना वाली स्टॉक एक्सचेंज वो बंद हो गई। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस। सबसे पहला पॉइंट, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। ये तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ये सबसे पहले नंबर पे यही फीचर जो है ना वो प्रोवाइड करती है कंट्री के इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं उनका पैसा जो है उन मतलब जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है वो पैसा उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो है ना वो बहुत इजीली मार्केटेबल होती है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। यहाँ पे आपको जब मर्जी चाहे पैसा चाहिए, आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, बेचो, पैसा निकलवा लो। सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड एट ए मोमेंट्स नोटिस एंड बी कन्वर्टेड टू कैश, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक कॉन्टीन्यूस मार्केट है एंड द इन्वेस्टर्स कैन डाइवेस्ट एंड री इन्वेस्ट विद ईज एज पर देयर विशेस, कि जब चाहें तब वो पैसा जो है निकलवा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना खुद, मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या। अब प्राइस को कौन डिसाइड करता है? एक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता, कंपनी डिसाइड नहीं करती। मैंने आपको बिटकॉइन का एग्जांपल दिया था, बिटकॉइन इतना बड़ा किंग बनाने वाला कौन? मार्केट, पब्लिक। ठीक है, अब मार्केट ने उनको डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो है वो रेट्स जो हैं ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है कि वो सारे के सारे प्राइसेस को ट्रैक करती है, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब प्राइस रीजिंग ना हो, स्पेकुलेशन ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जाती हैं और उनको जेल भी हो सकती है। हर्षद मेहता जो है वो क्या करता था? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, वो अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवाता था
उसके बाद उन शेयर्स में वो स्पेकुलेशन करता था। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिन कौन करता है? मार्केट। मार्केट की डिमांड और सप्लाई जो है वो किसी भी शेयर की प्राइस को डिसाइड करती है, ना कि कोई कंपनी या एक इंडिविजुअल पर्सन। देन सेफ्टी, द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली गवर्न्स एंड रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंजेस। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है और उनको चलाती है। इन द केस ऑफ द बीएससी, अब बीएससी जो है ना, या जो सेबी है, ठीक है, वो एक वॉच डॉग का काम करता है कि कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे गलत काम ना करे। गलत काम जो मैंने अभी ऊपर वर्ड्स बोले ना, प्राइस रेजिंग, स्पेक्यूलेशन, उसके बाद आर्बिट्रेज होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्टॉक मार्केट में अलाउड नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग तो क्राइम है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, और वो इन्फॉर्मेशन निकलवा के आप उन स्टॉक्स को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। सो ऑल द ट्रांजेक्शन अकर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही होती हैं। दिस प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर्स विद अश्योरेंसेज एंड अ सेफ प्लेस टू ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटीज। देन कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन जो है ना एक बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज का। इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो $5 ट्रिलियन की हो चुकी है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज का भी है, स्टॉक मार्केट का। एज वी नो द स्टॉक एक्सचेंज डील्स इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, बट दीज सिक्योरिटीज आर कॉन्टीन्यूसली सोल्ड एंड रीसोल्ड एंड सो ऑन। So this allows the fund to be mobilized and channelized instead of sitting idle. ठीक है, मतलब ये अलाउ करती हैं फंड्स को कि फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके, मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हो और वो सबसे प्रोडक्टिव चैनल्स में चैनलाइज करी जाए, सबसे प्रोडक्टिव सोर्सेज में उनको लगाया जाए। मतलब ये ना हो कि पैसा जो है वो ऐसी आइडल पड़ा रहे। सो दिस बूस्ट्स द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को क्या करती हैं? बूस्ट करती हैं। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी। The stock exchanges ensure wider ownership of securities. It actually educates the public about the safety and benefits of investing in the stock market. अब स्टॉक मार्केट जो है ना लोगों को समझाती भी है, मतलब उनको गाइड करने का, उनको एजुकेट करने का काम भी जो है वो स्टॉक मार्केट का रहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो आपको पागल ना बना सके और आपको पागल बना के आपका पैसा ना एट सके। ठीक है, सो इट इंश्योर्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्मूथ फंक्शनिंग। अच्छी क्वालिटी होती है ट्रांजैक्शंस की और फंक्शनिंग जो है ना वो स्मूथ होती है। द आइडिया इज़ टू गेट मोर पब्लिक इन्वेस्टर्स, मतलब आइडिया मेन क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टर्स मिले एंड स्प्रेड द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एवरीवन, कि जो ऑनरशिप है सिक्योरिटीज़ की वो सबके बेनिफिट के लिए यूज़ करी जा सके। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब हिंदी में होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी जो है ना वो कुछ हद तक अलाउड है, लेकिन आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को। सो वन ऑफन हियर्स दैट द स्टॉक एक्सचेंज इज स्पेकुलेटिव मार्केट, एंड वाइल दिस इज ट्रू, स्पेकुलेशन इज केप्ट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। एज आई टोल्ड यू कि एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर स्पेकुलेशन अलाउड है फॉर द स्टेक ऑफ लिक्विडिटी एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। A healthy dose of speculative trading is necessary, कि एक हेल्दी डोज जो है ना स्पेकुलेशन की ज़रूरी है और अलाउड भी है। एंड द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अस विद सच अ प्लेटफॉर्म, और स्टॉक एक्सचेंज हमें इतनी सी डोज स्पेकुलेशन की प्रोवाइड करती है कि हम थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन जो है वो कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर इज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अब जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर में स्टेप्स होते हैं, आपको उन स्टेप्स को एज इट इज़ लिखना है, सेम टू सेम। अब सबसे पहले नंबर पे स्टेप आता है सिलेक्टिंग अ ब्रोकर और सब ब्रोकर। आपको सबसे पहले तो ब्रोकर डिसाइड करना है। आपको पता ही होगा कि आजकल तो डीमैट सिस्टम है, डीमेटीरियलाइज, आपको कि मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस शेयर्स की नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो अकाउंट्स की नहीं है। आपके अकाउंट मोबाइल ऐप में ब्रोकर्स आप चूज़ करेंगे, एंजल वन, पेटीएम मनी, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ज़ीरो ट्रेड, बहुत सारे हैं, एंजल वन। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ जो है वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। व्हेन अ पर्सन विशेस टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, it cannot do so in his own her individual capacity. The transaction can only occur through a broker or sub broker, मतलब हम एज एन इंडिविजुअल खुद स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते विदाउट हैविंग अ ब्रोकर और सब ब्रोकर। सो अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट अ ब्रोकर मस्ट बी अपॉइंटेड।
तो ब्रोकर जो है वो उसको अपॉइंट किया जाता है। नाउ सच अ ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल। अब ये ब्रोकर जो है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है लाइक बैंक्स। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेबी। सेबी के अंडर इनको रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होती है। वंस सच अ ब्रोकर इज अपॉइंटेड यू कैन बाय सेल शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। नंबर 2 इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। एज आई टोल्ड यू अबव कि आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी होता है। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज। सारा कुछ मोबाइल में ही होगा आपके, आपको कुछ भी जो है वहाँ पे जाके कहीं दफ्तर में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू डू जस्ट सेलेक्ट ब्रोकर, फिर उस ब्रोकर के पास जो है वो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रीफॉर्म्स के बाद से सारी की सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रेड करी जाती हैं। देयर आर नो इश्यूज ऑफ फिजिकल शेयर्स सिक्योरिटीज़ एनी मोर। फिजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दी गई है। सो एन इन्वेस्टर मस्ट ओपन अ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, कि एक इन्वेस्टर जो है ना वो अब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट ओपन करेगा, जिसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है, जिसमें वो अपने सारे के सारे शेयर्स को जो है वो होल्ड करेगा। आप किसी भी ब्रोकर को चूज़ करके, जैसे मान लो मैं एंजल वन को चूज़ करता हूँ। अब एंजल वन जो है ना उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो NSDL, एक CDSL। NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब जो ब्रोकर है ना आपका, जैसे एंजल वन है, वो आपका अकाउंट किसी के पास भी भेज सकते हैं बनाने के लिए। मान लो उन्होंने आपका अकाउंट CDSL के पास भेज दिया, तो CDSL आपका अकाउंट जो है वो ओपन करेगा। तो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा? CDSL। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि NSDL और CDSL जो है वो अलग हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बट काम दोनों का सेम ही है। थर्ड नंबर पे आपका अकाउंट ओपन हो गया, फिर आप उसके बाद ऑर्डर कर सकते हैं ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर आपको हेल्प करेगा ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, ठीक है। आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। द ऑर्डर विल बी प्लेस विद हिज ब्रोकर और द इंडिविजुअल कैन ट्रांजैक्ट ऑनलाइन इफ द ब्रोकर प्रोवाइड्स सच सर्विसेज। वन थिंग ऑफ एसेंशियल इंपॉर्टेंस इज दैट इन ऑर्डर टू दैट द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लियर। जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं ना, इट मस्ट बी क्लियर। मतलब बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस की, किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 100 शेयर्स परचेज करने XYZ कंपनी के फॉर अ प्राइस ऑफ 140 और लेस, ठीक है। देन द ब्रोकर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शंस। आपके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो है ब्रोकर सारा जो है वो आगे आपके ऑर्डर को प्लेस करता है, ठीक है। जिस प्राइस पे आपने मेंशन किया उस प्राइस पे आगे शेयर करता है। द ब्रोकर विल इशू एन ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर, ठीक। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। जो ब्रोकर ने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया वो इसको एग्जीक्यूट करेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस द ब्रोकर मस्ट इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आपके ऑर्डर करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो दिया जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे गए बेचे गए, प्राइस क्या था, कौन सी डेट पे बेचे गए खरीदे गए, टाइम क्या था ट्रांजैक्शन का, और ब्रोकरेज की अमाउंट कितनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दिस केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट। इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट ऑल्सो कंटेन्स द यूनिक ऑर्डर कोड UOC। यूनिक ऑर्डर कोड जो है वो असाइन किया जाता है टू इट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। देन सेटलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक सेटलमेंट। हियर द एक्चुअल सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर टू द सेलर। एक्चुअल सिक्योरिटीज जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती हैं बायर से सेलर के पास, एंड द फंड्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, और फंड्स भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये टू द ब्रोकर विल डील विद द ट्रांसफर। ब्रोकर जो है वो ट्रांसफ़र के साथ डील करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट में क्या होता है, वी एक्सचेंज द फंड्स इमीडिएटली एंड द सेटलमेंट फॉलोज द T+2 पैटर्न, ठीक है। मतलब फंड्स जो हैं उनको इमीडिएटली एक्सचेंज के पास भेजा जाता है और सेटलमेंट फॉलो करी जाती है T+2। टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे,
जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ट्रेडिंग डे है, आज क्या डेट है 11, ठीक है 11 फरवरी है 2025। अब 11 फरवरी 2025 को मैंने भी ऑर्डर लगाया, उसमें 2 दिन प्लस करके, जैसे कल छुट्टी 12 तारीख की, तो 13 तारीख को जो है मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 2025, ठीक है। तो T+2 का मतलब 2 दिन ग्रेस के या एक्स्ट्रा क्यों लिए जाते हैं ट्रेडिंग दिन के बाद, कि कई बार छुट्टी आ जाती है, सैटरडे को स्टॉक एक्सचेंज बंद रहती है, संडे को बंद रहती है, तो ऐसे में 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। सो ट्रांजेक्शन अक्रिंग ऑन मंडे विल बी सेटल्ड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन मंडे को हुई उसको सेटलमेंट करने में 2 दिन लगेंगे। मंडे का दिन ट्रेडिंग डे हो गया, उसमें 2 दिन ऐड करके वेडनेसडे हो जाएगा। फॉरवर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, सिंपली मीन्स बोथ द पार्टीज हैव डिसाइडेड द सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट पे जो है सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। इट कैन बी T+% और T+9, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी दिन, जिस दिन डिसाइड किया रहेगा, दोनों पार्टीज डिसाइड करेंगी, उस दिन जो है फॉरवर्ड सेटलमेंट की डील सेटल हो जाएगी, मतलब आपके शेयर जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट। सेबी के फंक्शंस एक बार ज़रूर पढ़ लेना। सेबी के फंक्शंस जो हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, ताकि एक वॉच डॉग, एक मतलब होता है ना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऐसी सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, उनका ध्यान रखती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो सारे फंक्शंस जो हैं सेबी के एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। रिवीजन थी इसीलिए थोड़ा जल्दी करवाया, ये रिवीजन नोट्स ही हैं, इसलिए आपको कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं दिखेंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा दिखी होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।